स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के शायद सबसे पहचाने जाने वाले स्मारक ताजमहल की। बिल्कुल। हम सबके दिमाग में इसकी एक ही तस्वीर है, दूधिया सफेद संगमरमर, प्यार की एक अमर निशानी। हाँ, एक ऐसी इमारत जिसे देखते ही लोग पहचान जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन यही तो बात है, क्या हम सच में इसे जानते हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि इस संगमरमर की परतों के नीचे कई और कहानियां दबी हुई हैं, कुछ परेशान करने वाली, कुछ हैरान करने वाली। तो आज हम ताजमहल की उस कहानी के पीछे चलते हैं जो गाइड बुक्स में नहीं मिलती। जो बातें सुनी सुनाई हैं उनमें कितना सच है और कितना फसाना, चलिए पता लगाते हैं। ये सफर दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कैनवस है जिस पर इतिहास, विज्ञान, मिथक और यहाँ तक कि आधुनिक राजनीति ने भी अपने रंग छोड़े हैं। तो चलिए इसी कैनवस को थोड़ा और करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जी। स्रोतों के मुताबिक ताजमहल का वो मशहूर सफेद रंग अब वैसा नहीं रहा। वो पीला पड़ रहा है, कहीं कहीं से भूरा और हरा भी हो रहा है। ये कोई अफवाह नहीं, एक हकीकत है। हाँ, और ये सबसे बड़ी और तत्काल चिंता का विषय है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजह हैं और सबकी जड़ एक ही है, प्रदूषण। प्रदूषण? सबसे पहले पीलेपन को समझते हैं। इसकी वजह है हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, जो एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। अच्छा। जब ये संगमरमर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, के संपर्क में आती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो पत्थर को धीरे धीरे पीला कर देता है। और ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? मतलब आसपास की फैक्ट्रियों से? हाँ, आसपास की फैक्ट्रियों, गाड़ियों के धुएं और यहाँ तक कि मथुरा में स्थित तेल रिफाइनरी से भी आता है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने ताज ट्रेपीजियम जोन बनाया था। एक मिनट, ताज ट्रेपीजियम जोन, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है, ये है क्या? देखिए, ये ताजमहल को केंद्र में रखकर बनाया गया लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक परिभाषित क्षेत्र है। अच्छा, काफी बड़ा है। जी। इसके अंदर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, जैसे कोयले का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त नियम लागू होते हैं ताकि ताज को बचाया जा सके। लेकिन जाहिर है ये काफी नहीं है। अच्छा, तो पीलापन तो हवा से आ रहा है, लेकिन ये हरा और भूरा रंग कहाँ से आ रहा है? इसकी कहानी और भी ज्यादा चिंताजनक है और ये सीधे यमुना नदी से जुड़ी है। यमुना से? हाँ, नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि उसका इकोसिस्टम, उसका पारिस्थितिकी तंत्र लगभग तबाह हो गया है। नदी में अब मछलियां और दूसरे जलीय जीव नहीं पनपते। और इसका ताजमहल पर कैसा असर पड़ रहा है? पहले ये मछलियां उन छोटे छोटे कीड़ों और उनके लार्वा को खा जाती थीं, जो नदी के किनारे पनपते थे। ठीक है। अब उन कीड़ों को खाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। ये कीड़े उड़कर ताजमहल की दीवारों पर बैठते हैं और वहीं अपने अवशेष, अपना मल छोड़ते हैं। क्या? जी, वही हरे और भूरे धब्बे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये कोई काई या फंगस नहीं है, बल्कि कीड़ों का मल है। ये तो सुनने में और भी खराब लगता है। हाँ, है तो क्या इसकी सफाई के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI समय समय पर इसकी सफाई करता है। वो एक पारंपरिक और बहुत कारगर तरीका अपनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप। मुल्तानी मिट्टी? जैसे चेहरे पर फेस पैक लगाते हैं? आप बिल्कुल सही समझे। ये एक तरह से ताजमहल के लिए एक विशाल फेस पैक ही है। वाह। मुल्तानी मिट्टी का एक गाढ़ा लेप पूरे संगमरमर पर लगाया जाता है और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो गंदगी सोख लेती है? बिल्कुल। सूखने के दौरान ये मिट्टी संगमरमर के रोम छिद्रों से गंदगी, ग्रीस और प्रदूषण के कणों को सोख लेती है। बाद में इसे आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर से धो दिया जाता है। ये प्रक्रिया काफी धीमी होगी। बहुत धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया है, लेकिन संगमरमर को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका यही है। तो ताजमहल को बचाने की लड़ाई एक तरफ हवा से है और दूसरी तरफ पानी से। ये तो आधुनिक दुनिया की एक दुखद सच्चाई है। सही कहा। लेकिन ताजमहल के साथ सिर्फ आधुनिक खतरे ही नहीं जुड़े हैं।
इसका इतिहास भी मिथकों और कहानियों से भरा पड़ा है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और शायद सबसे मशहूर कहानी है काले ताजमहल की। हाँ, वही कहानी कि शाहजहां यमुना के उस पार ठीक ताजमहल के सामने अपने लिए हूबहू वैसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहता था। एक सफेद, एक काला। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक ऐसी किंवदंती है जो सदियों से चली आ रही है। इसका पहला जिक्र 1665 में आगरा आए एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने किया था। अच्छा। उसने लिखा कि शाहजहां ने नदी के दूसरी तरफ अपने मकबरे की नींव रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि काम आगे बढ़ता उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। तो क्या वहां कोई सबूत मिला है किसी नींव का या काले संगमरमर का? नहीं। जब पुरातत्वविदों ने नदी के उस पार मेहताब बाग में खुदाई की तो उन्हें किसी मकबरे की नींव नहीं मिली। तो वहां क्या था? वहां जो खंडर थे वो असल में बाबर द्वारा बनाए गए एक बगीचे का हिस्सा थे, और 1990s के दशक में हुई खुदाई में जो पत्थर मिले वो काले संगमरमर के नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के ही टुकड़े थे जो समय के साथ काले पड़ गए थे। तो फिर ये पूरी कहानी सिर्फ एक यात्री की कल्पना थी? शायद। लेकिन एक और थ्योरी है जो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वो क्या? और वो ये है कि शाहजहां का काला ताज कोई इमारत थी ही नहीं। मतलब? मेहताब बाग में एक बड़ा अष्कोणीय तालाब था। उसकी जगह ठीक ऐसी थी कि जब पानी शांत होता तो उसमें सफेद ताजमहल का एक बिल्कुल साफ हूबहू काला प्रतिबिंब दिखता था। एक मिनट, तो मतलब सदियों से लोग एक असल काले मकबरे के सबूत ढूंढ रहे हैं, जबकि जवाब हमेशा उनकी आंखों के सामने था, पानी में। बिल्कुल। ये थ्योरी शाहजहां की शख्सियत से भी मेल खाती है। वो समरूपता यानी सिमेट्री का दीवाना था। हाँ। ये विचार कि उसकी बेगम का सफेद मकबरा और पानी में उसका काला प्रतिबिंब एक साथ एक मुकम्मल तस्वीर बनाएंगे, ये किसी इमारत बनाने से कहीं ज्यादा काव्यात्मक और कलात्मक सोच है। तो मतलब शाहजहां का दूसरा ताज बनाने का इरादा था ही नहीं, बल्कि वो एक कलात्मक भ्रम, एक इल्यूशन पैदा करना चाहता था। ये तो पूरी कहानी को एक शासक की सनक से बदलकर एक कलाकार की सोच बना देता है। सही कहा। ये उसकी वास्तुकला की समझ को एक नए स्तर पर ले जाता है। काला ताज का एक खूबसूरत भ्रम होना ये शाहजहां की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। लेकिन एक दूसरी कहानी है जो उसे एक बेहद क्रूर इंसान के तौर पर दिखाती है। कारीगरों के हाथ काटने वाली कहानी। वो कहानी उन 20,000 कारीगरों की जिनके हाथ काट दिए गए थे ताकि वे दोबारा ऐसी कोई इमारत न बना सकें। इन दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सच क्या है? ये हाथ काटने वाली कहानी भी काले ताजमहल की तरह ही एक मिथक है। इतिहासकारों को आज तक एक भी ऐसा प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि करता हो। लेकिन ये कहानी इतनी ज्यादा फैली हुई है, बिना आग के धुआं कहां से उठता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे बादशाहनामा ने जानबूझकर अपने शासक की क्रूरता को छुपाया हो? ये एक वाजिब सवाल है। बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिवृत्त है, तो जाहिर है उसमें राजा की तारीफ ही होगी। सही। लेकिन यहाँ हमें एक और मजबूत सबूत मिलता है, और वो है औरंगजेब की चुप्पी। औरंगजेब? जी। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लद्दी से हटाया था और उन पर कई आरोप लगाए थे ताकि अपने इस काम को सही ठहरा सके। अच्छा। अगर शाहजहां ने सच में 20,000 लोगों के हाथ कटवाए होते तो ये औरंगजेब के लिए अपने पिता को बदनाम करने का सबसे बड़ा हथियार होता, लेकिन उसने इसका जिक्र कभी नहीं किया। ये तो बहुत तार्किक बात है। तो फिर असल में हुआ क्या था? ज्यादा विश्वसनीय कहानी ये है कि शाहजहां ने कारीगरों और वास्तुकारों से एक समझौता किया था। समझौता? हाँ। उसने उन्हें जीवन भर के लिए पेंशन या इतनी दौलत दी कि उन्हें फिर कभी काम करने की जरूरत ही न पड़े। ये एक तरह का अनुबंध था कि वो इस डिजाइन की नकल कहीं और नहीं करेंगे। और उनके रहने का भी इंतजाम किया था? जी। शाहजहां ने उनके रहने के लिए मकबरे के पास ही एक पूरी बस्ती बसाई थी, जिसे आज भी ताजगंज के नाम से जाना जाता है। तो हाथ काटने की कहानी शायद इस बात को और नाटकीय बनाने के लिए बाद में जोड़ी गई एक मनगढ़ंत कथा है। तो हमने उन मिथकों की बात की जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन एक और दावा है जो आधुनिक है और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी। अब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में है। उनका मुख्य दावा क्या था? ओक का तर्क था कि ये इमारत मूल रूप से 12वीं सदी में एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया शिव मंदिर था। अच्छा। शाहजहां ने इसे जयपुर के महाराजा जय सिंह से छीना और इसमें कुछ बदलाव करके इसे मकबरे के रूप में पेश कर दिया। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने इमारत के नीचे 22 बंद कमरों का हवाला दिया, जिन्हें वो मंदिर का हिस्सा बताते थे। ये तो बहुत बड़ा दावा है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं।
सबसे पहले जमीन की बात। क्या जमीन सच में छीनी गई थी? यहाँ हमारे पास मुगल काल के दस्तावेज हैं, जिसमें बादशाहनामा भी शामिल है। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वो जमीन राजा जय सिंह की मिल्कियत थी, जहां उनकी एक हवेली थी। राजा जय सिंह को आगरा में 4 दूसरी हवेलियां दी गईं। ये एक आधिकारिक अदला बदली या विनिमय था। ठीक है, तो जमीन का मामला तो साफ है। अब उन 22 बंद कमरों का क्या? ये सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है। क्या है उन कमरों के पीछे की कहानी? ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पर कई बार सफाई दी है। वो असल में 22 अलग-अलग कमरे नहीं हैं, तो क्या है? बल्कि एक लंबा मेहराबदार गलियारा है जो नदी की तरफ खुलता है। इन मेहराबों को ईंटों से बंद कर दिया गया है। लेकिन क्यों? इनका मकसद इमारत के भारी भरकम मुख्य चबूतरे को सहारा देना है। ये उस दौर की मुगल वास्तुकला का एक आम डिजाइन फीचर था। आपको हुमायूं के मकबरे जैसी दूसरी इमारतों में भी ऐसे ही संरचनाएं मिलेंगी। तो ये कोई रहस्य नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल। ASI ने कहा है कि इन्हें सुरक्षा कारणों और अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए बंद रखा गया है, किसी रहस्य को छुपाने के लिए नहीं। अच्छा। असल में 2022 में एक अदालत के आदेश के बाद ASI ने इन कमरों के अंदर की तस्वीरें भी जारी की थीं। उनमें सादी दीवारें और मरम्मत का काम दिखता है, कोई हिंदू देवी देवता या मंदिर से जुड़े प्रतीक नहीं। और क्या अदालतों ने भी इस थ्योरी पर कोई फैसला सुनाया है? हाँ, कई बार। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में PNO की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और हाल में भी? जी। फिर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन्हीं 22 कमरों को खोलने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। सरकार और ASI का आधिकारिक पक्ष यही है कि इस बात का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि ताजमहल की जगह पर कभी कोई मंदिर था। तो हमने प्रदूषण के खतरे, सदियों पुराने मिथक और आधुनिक विवादों की बात की, लेकिन इन सब के पीछे एक इंसान की कहानी भी है, शाहजहां, जिसने ये सब बनवाया। उसका अपना अंत उतना भव्य नहीं था जितना उसका बनाया हुआ ये स्मारक है। ये शायद ताजमहल से जुड़ी सबसे दुखद हकीकत है। शाहजहां एक शासक सम्राट के रूप में नहीं मरा। 1658 में जब वो बीमार पड़ा तो उसके बेटों में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। और उसने शाहजहां को? औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। तो उसे कैदी बना दिया गया? हाँ, लेकिन उसे किसी अंधेरी कोठी में नहीं रखा गया था। उसे किले के एक बेहद खूबसूरत हिस्से मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था। ये संगमरमर का बना एक आलीशान महल था जिसमें हर तरह की सुविधा थी, फिर भी वो एक कैदी था। तो वो एक आलीशान महल में था, फिर भी कैदी था। ये सोचना भी अजीब है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, क्रूरता शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। उसे दुनिया की कीमती चीजों से दूर नहीं किया गया, बल्कि उसे उस एक चीज को लगातार देखने के लिए मजबूर किया गया जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी और जिसे वो छू नहीं सकता था। आप ताजमहल की बात कर रही हैं? हाँ, मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल का बिल्कुल सीधा और साफ नजारा दिखता था। ओह। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल 1658 से 1666 तक वहीं गुजारे। हर सुबह जब उसकी आंख खुलती तो सामने ताजमहल होता, हर शाम जब सूरज ढलता तो ताजमहल उसकी आंखों के सामने होता। अपनी मोहब्बत की वो निशानी जो अब उसकी कैद की गवाह भी थी। बिल्कुल। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। उसने दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा बनवाया, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उसे सिर्फ दूर से ही देख सका। और जब 1666 में उसकी मृत्यु हुई तो उसे किसी शाही जुलूस के साथ नहीं दफनाया गया। कुछ वफादार सेवकों ने चुपचाप उसके शव को नाव से नदी पार कराई और मुमताज महल की कब्र के बगल में दफना दिया। इस तरह उस महान निर्माता का अंत हुआ। तो आज हमने ताजमहल को कई अलग अलग नजरियों से देखा। एक स्मारक जो आधुनिक प्रदूषण से अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसी इमारत जो सदियों से मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दे रही है। एक ऐसा प्रतीक जो राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गया है। और एक बादशाह की अधूरी प्रेम कहानी और उसके दुखद अंत का गवाह भी। ये वाकई सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना जटिल होता है और कैसे कला, विज्ञान, प्रेम और सत्ता की कहानियां एक ही धागे में गुंथी होती हैं। और जाते जाते एक दिलचस्प विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि मुमताज महल की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी, जो मध्य प्रदेश में है। जी। और ताजमहल को मूल रूप से वहीं ताप्ती नदी के किनारे बनाया जाना था, लेकिन वहां की मिट्टी और नदी के जलस्तर की कुछ समस्याओं के कारण योजना बदल दी गई।
हाँ, ये बात सही है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ भूगोल थोड़ा अलग होता और वो स्मारक 800 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में बना होता, तो आगरा का, भारत का और शायद दुनिया की वास्तुकला का इतिहास आज कितना अलग होता।